जाता है कि जियोचे की बातें सुन के मैसेंजर यान कहते हैं इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पैट्रियट झूठ बोल रहे हैं। यह पहले से कंफर्म हो गया है कि जियोलिंग चोर है। तभी यांग जोर से चिल्ला के कहता है, मैसेंजर यान आपको यह नहीं दिख रहा है क्या? यह सब ट्रैप है मेरे आंटी को फंसाने के लिए। आपको पता नहीं था क्या मिस्टिक कल्टीवेशन पाउडर कहाँ पे रखा है? मेरे क्लैन के लोगों, तुम्हें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि यह प्लान है। क्या कोई सामने आके मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कोई बोल नहीं सकता क्या? जियोचे मन में सोचता है, कोई मूर्ख ही होगा कि ऐसी बातें उसे समझ में नहीं आएगी। तभी एक बंदा कहता है, क्या सच है क्या झूठ है हमें कैसे पता? बाकी के लोग मन में सोच रहे होते हैं, हमें क्या समझाएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? तभी दूसरा कहता है, मास्टर यान ने कहा है कि उसने क्राइम कन्फेस किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तभी मैसेंजर यान कहते हैं, क्या जोक कर रहे हो? इस कचरे को उठा के बाहर डाल दो। इसने एक दोषी को बचाने की कोशिश की, इसके लिए। इतना सुनते ही पैट्रियट अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, अपनी पूरी पावर हाथ में इकट्ठा करते हैं और जियोचे की तरफ बढ़ जाता है। जियोचे सोचता है, अब मैं नहीं बचूंगा, शायद मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। तभी अचानक एक हाथ आ जाता है उन दोनों के बीच में और वह पैट्रियट को मुंह के बल पीछे खींच लेता है और जियोचे को बचा लेता है। तभी जियोचे को पता चल जाता है कि वह तो ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा आगे बढ़ के पैट्रियट को उठा के जोरदार फेंक देते हैं। पैट्रियट उड़ते हुए जाके एल्डर के ऊपर गिर जाता है। पैट्रियट के साथ साथ में ही दोनों एल्डर जमीन पे गिर जाते हैं। ग्रैंडपा की इस तरह की ताकत देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, इन्होंने एक ही टाइम पे तीनों एल्डर को हरा दिया, इनकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है। तभी ग्रैंडपा जोर से चिल्ला के कहते हैं, मेरे जीते जी मेरे पोते को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। अब तक मैं मरा नहीं हूँ, किसमें दम है जो मेरे पोते को हाथ लगाए? ग्रैंडपा की ऐसी ताकत देख के जियोचे सोचता है, शायद ग्रैंडपा इन सभी को हरा नहीं पाएंगे, मुझे दूसरा प्लान चालू करना पड़ेगा। तभी जियोचे किंगयू के पास पहुंच जाता है और कहता है, बेबी किंगयू, तुम्हारे मास्टर आने वाले थे ना इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो कहाँ पे है? किंगयू कहती है, मुझे नहीं पता। जियोचे कहता है, लेकिन तुमने ही कल कहा था कि तुम्हारे मास्टर इस इवेंट को अटेंड जरूर करेंगे, तुमने उन्हें कहाँ छुपाया है? किंगयू कहती है, नहीं नहीं, मेरे को सच्ची में नहीं पता। किंगयू की यह बातें सुन के जियोचे शॉक हो जाता है और कहता है, अब मैं नहीं बचूंगा, शायद मैं आज यहाँ पे मर जाऊंगा। फिफ्थ एल्डर, तुम क्या कहना चाहते हो इस तरह की हरकतें करके? क्या तुम सेठ के खिलाफ जाना चाहते हो? ग्रैंडपा कहते हैं, मतलब कि फिफ्थ एल्डर, मैं जियोलिंग और जियोचे को बचाना चाहता हूँ क्योंकि इन दोनों ने वो क्राइम किया नहीं है इसके वजह से, और मैं सेठ के खिलाफ क्यों जाऊंगा? तभी एल्डर कहते हैं, क्या हम लोग भरोसा रखेंगे कि जियोलिंग तुम्हारी बेटी है? क्या हमें पता नहीं है क्या? फिफ्थ एल्डर कहते हैं, मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, इन दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है, इस वजह से मैं उनके साथ ही खड़ा रहूंगा। तभी पीछे से लैंग हंसते हुए कहते हैं, तुम श्योर हो कि यह दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं? क्या इनके अंदर तुम्हारे बेटे का ही खून दौड़ रहा है? फिफ्थ एल्डर गुस्से में कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? लैंग कहता है, यह तुम्हारा जियोचे, इसके साथ तुम्हारा ब्लड रिलेशन है क्या? यह तुम्हारा खून है क्या? बोलिए फिफ्थ एल्डर, हम लोग आपका जवाब सुनने के लिए आतुर है। उसकी वह बातें सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी जियोलिंग आगे बढ़ के फिफ्थ एल्डर को पूछ रही होती है, फिफ्थ एल्डर, बताइए ना कि यह सब झूठ है, जियोचे आपका पोता है? तभी जियोचे कहता है, फिफ्थ एल्डर, जियोलिंग क्या कह रहा है, क्या यह सच है? फिफ्थ एल्डर कहते हैं, यह सच है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने पोते से कम नहीं समझा है। फिफ्थ एल्डर कहते हैं, आप पिछले 16 वर्षों से इस कमीने को यहाँ पे पाल पोस के बड़ा कर रहे थे और आप यह सोच रहे थे कि आपके मरने के बाद हम लोग इस कमीने को जिंदगी भर पाल पोस के बड़ा करें? तभी लैंग कहता है, मुझे पता है हमारे सेट का इस तरह का कचरा ब्लड नहीं होगा, यह किसी गंदी नाली का कीड़ा होगा। तभी मैसेंजर यान कहते हैं, आप लोगों ने सुना ना, इस कचरे को उठा के बाहर फेंक दो। जियोचे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने खुद के दम पे यह सेट छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। और नीचे बैठ के कहता है, ग्रैंडपा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक आप ही मेरे ग्रैंडपा रहोगे, और अपना सर जोरदार जमीन पे मार देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ही मेरे सन रहोगे। ऐसा सुनते ही वह रुक जाता है और जियोलिंग के तरफ देखने लगता है। जियोलिंग को कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर से अभी निकल जा रहा हूँ। वहां पर से आगे बढ़ते हुए जियोचे मन में सोच रहा होता है, यहाँ पर मेरे पास पावर होती तो मैं इन्हें दिखा देता, मुझे कुछ भी करके अपनी ताकतें बढ़ानी पड़ेगी। और तभी जियोचे किंगयू के पास पहुंच जाता है और किंगयू से कहता है, किंगयू, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ग्रैंडपा और मेरी आंटी का ख्याल रखना। किंगयू कहती है, हाँ मैं जरूर रखूंगी उनका ख्याल। और जियोचे वहां पर से आगे बढ़ के निकल रहा होता है। तभी पीछे से लैंग जोर से चिल्ला के कहता है, रुक जाओ। जियोचे कहता है, अब क्या हुआ?
मैं तो जा रहा हूँ ना सेट को छोड़ के। लैंग कहता है यह सबको पता है कि किंग यो ने आपसे शादी क्यों की है, क्योंकि वह रिपे करना चाहती थी सेट को, जबकि अभी आप सेट के फिफ्थ एल्डर के पोते नहीं हो तो आपको उससे शादी करने का कोई हक नहीं है। उसकी बातें सुन के सभी लोग उसमें हाँ कह के हामी भर देते हैं और कहने लगते हैं लैंग सही बोल रहा है। तभी पेट्रियट कहते हैं मैरिज के डॉक्यूमेंट हमें दे दो। एल्डर कहते हैं हाँ हाँ तुम्हें मैरिज के डॉक्यूमेंट देने ही पड़ेंगे। आगे क्या, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैं जरूर वापस दूंगा लेकिन मैं आपको यह नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है किंग यू यह लो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के बीच में मुझे तीसरे का दखल देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें लगा कि हम लोगों को डिवोर्स लेना चाहिए तो यह कागज जला दो। अगर तुम्हें अभी भी मेरी पत्नी बन के रहना है तो तुम इसे रखना, यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ऐसे कहते हुए जोचे वहां पर से चला जाता है। उसे जाते देख के मैसेंजर यान सोचते हैं लैंग ने तो बहुत अच्छा काम किया, अभी मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि किंग यू अभी तलाकशुदा है। तभी लैंग आगे बढ़ के कागज लेने का कोशिश करते हुए कहता है किंग यू तुम इस कागज को फाड़ दो, हमारे सेक्ट में बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो तुमसे शादी करेंगे और तुम्हें खुश रखेंगे। तभी किंग यू उसके सामने से हट जाती है। उसका स्पीड देख के लैंग चौंक जाता है। किंग यू कहती है तुमने सुना नहीं क्या मेरे पति ने क्या कहा है, यह हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारे जैसे बाहर के गंदे लोगों की उसमें मुझे कोई जरूरत नहीं है। लैंग कहता है तुम अभी भी उस कचरे की बीवी रहना चाहती हो। किंग यू कहती है हाँ तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। किंग यू की यह बातें सुन के मैसेंजर यान गुस्से में कहते हैं यू बास्टर्ड, तुमने किसने यह अधिकार दिया कि तुम यह डिस्टर्ब करोगी क्या नहीं करोगी। जियोबे जाओ वह कागज डिस्ट्रॉय कर दो। जियोबे कहता है यस मास्टर और वह किंग यू की तरफ बढ़ने लगता है। किंग यू कहती है तो आपको जो चाहिए था वह नहीं मिला तो आप बल का उपयोग करना चाहते हो। तभी जियोबे बहुत ही नजदीक पहुंच जाता है और वह किंग यू के हाथ से कागज लेने ही वाला था। तभी अचानक किसी ओर से एक अटैक आ जाता है और उस अटैक के वजह से वह पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। उसका वह अटैक देख के बटलर सोच रहा होता है यह कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी दोपहर को भी इस तरह से किसी को फ्रीज करना इतना भी आसान नहीं होता है। सभी लोग ऊपर देख के चिल्ला रहे होते हैं वह देखो वह देखो। वहां पर किंग यू की मास्टर चू यू ली होती है। वह कहते हैं किसकी हिम्मत है इस सेक्ट में जो मेरे स्टूडेंट का हाथ लगा सकता है, उसके शादी के मामले में कौन बात कर रहा है, आप लोगों को किसने परमिशन दी। तभी उसे इस तरह से देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं यह कैसे मुमकिन है कि वह हवा में तैर रही है, मुझे मेरे आंखों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पैट्रियाज और एल्डर सोचते हैं मिस्टिक वाइड फ्लैट, इसने क्या इस लेवल को क्रॉस कर लिया है, शायद वह हेवनली मिस्टिक रिलम में पहुंच गई है। तभी बटलर सोचता है यह कैसे हो सकता है, यह यहाँ पे। तभी अपना थर्की मैसेंजर यान कहता है यह कितनी ब्यूटीफुल है, आ जाओ आज रात तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा। इसकी यह बातें सुन के बटलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे कान के नीचे बजा देता है। साले को पहली बार पड़ी। बटलर कहता है वह ब्लू विंड एम्पायर है फ्रोस्ट पैलेस की, यह तो तुम्हारे माता पिता जितनी ही ताकतवर है और तुम्हारे माता पिता भी उनका सम्मान करते हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। किंग यू अपने मास्टर को सामने देख के प्रणाम करती है। मैसेंजर यान सोचते हैं किंग यू शायद फर्स्ट पैलेस की स्टूडेंट है। मास्टर चू यू ली कहती है तुम लोग मेरे स्टूडेंट का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते थे। उसकी वह बातें सुन के मैसेंजर यान डरते डरते कहता है नहीं नहीं मैम, हम लोग आपके डिसेबल के साथ सिर्फ जोक कर रहे थे, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी मैसेंजर यान मन में सोचते हैं शायद अभी मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि उससे मैं किंग यू को पालू। वह नहीं मिली तो क्या है, लेकिन मेरे पास अभी भी जियो लिंग है ना, मैं उसके साथ मजे करूंगा। तभी मास्टर चू यू ली कहती है किंग यू तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, तुमने कहा था 1 महीने बाद मैं वापस पैलेस आ जाऊंगी। तुम्हारा महीना खत्म हो गया है, अब तुम्हें वापस पैलेस में लौट आना चाहिए। उन दोनों की बातें सुन के मैसेंजर यान सोचता है इसलिए यह मास्टर यहाँ पे आई है, जल्दी करो मास्टर, तुम इसे लेके जाओ जैसे कि जियोचे गया था, उसके बाद मैं मेरा काम करने के लिए आजाद हो जाऊंगा। किंग यू मास्टर की बातें सुन के कहती है मास्टर मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे नहीं है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके जाने के बाद ग्रैंडपा और जियोलिंग का ख्याल रखूंगी। मास्टर चू यू लिंग कहती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है मैं किस वजह से यहाँ पे आई हूँ। किंग यू कहती है प्लीज मास्टर, मैं सेक्ट में वापस आने के बाद मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कल्टीवेशन पे रखूंगी, दूसरा कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर से लेके चलिए। आपको फ्रोस्ट पैलेस में कल्टीवेशन करने के लिए सिर्फ फ्रोजन हार्ट की
जरूरत होती है वह आपको अपने पति के नाम से मिल जाता है। उसके फैमिली की चिंता करके आप खुद को दुख मत पहुंचाइए। किंग यू कहती है, मास्टर मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मास्टर चू यू लिंग कहती है, ठीक है तुम इतनी जिद्दी हो। तभी पीछे से लैंग कहता है, मास्टर रुक जाइए, जियो लिंग ने हमारे सेट में गलती की है और उसके वजह से हम लोग उन्हें सजा देने वाले हैं। हमें पता है आपका पैलेस की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपका पैलेस किसी दूसरे के सेक्ट में जाके इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं। तभी फिफ्थ एल्डर कहते हैं, लैंग तुम इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो? तुम लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। यह क्या सेट का नियम है या कानून है? आगे क्या होगा? मास्टर चू यूली जियो लिंग को बातें सुन के मास्टर कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं चाहती तो इसमें इंटरफेयर करके कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है सीओ सेट का बाहर का नजारा। वहां पर से सीओचे जा रहा था। उसे देख के लोग अजीब अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है यह बहुत फ्रेश है, इसे किक मार के बाहर निकाल दिया। तो कोई कहता है इसके साथ ऐसा ही होने वाला था। कोई कहता है इसके माता पिता का पता ही नहीं है। इन सभी की बातें सुन के जियोचे मन में सोचता है, लैंग तुमने मुझे पहले पॉइजन दिया और उसके बाद तुमने मुझे अपनी पत्नी से भी दूर किया और मैसेंजर यान के थ्रू तुमने आंटी को भी परेशान किया। यह तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने मेरे ग्रैंडपा का भी बहुत अपमान किया है। तुम्हें आज मरना ही होगा। ऐसे कहते हुए जियोचे अपने हाथ से हिडन 4 ग्लास निकालता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें क्लैन का सीन दिखाई देता है। सेट के डोर पे 2 गार्ड खड़े होते हैं और वह एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम्हें पता है आजकल सेक्ट में बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं दिन भर वहां पर ही था, उसी सब वजह से मैं बहुत पूरी तरह से थक गया हूँ। पहला बंदा कहता है, तुम्हें लगता है कि कोई जियोचे के अंड को बचा सकता है? दूसरा बंदा कहता है, बचा तो सकता था, लेकिन क्या करेंगे? मैसेंजर यान की वजह से सब लोग चुप है और उसमें वह जिया किंग की मास्टर भी वहां पे आई थी। पहला बंदा कहता है, छोड़ोगे इन बातों को, हमें क्या करने का है? हम लोग पहले यहाँ पे नजर रखते हैं, नहीं तो कोई बंदा इस सेट में घुस जाएगा। तभी जियोचे उनके सामने से अंदर चला जाता है। वह मिस्टिक स्टार हर्ब की वजह से पूरी तरह से गायब हुआ होता है। हमें बताया जाता है कि मिस्टिक स्टार हर्ब की वजह से आपकी गन, आपकी बॉडी और आपकी सांसें भी किसी मैन को महसूस नहीं होती है। जियोचे कहता है, अभी इस हाथ का मेरे ऊपर असर चालू हो गया है। मेरे पास सिर्फ 2 ही घंटे है। मुझे लगता है मेरे ग्रैंडपा ने चाची को बचाने के लिए सेट का नियम पालन करते हुए उन्हें उस केव में रखा होगा, जो कि अपने सेट के पीछे पहाड़ी में होगी। मेरी बीवी किंग यू, उसने मेरे दादाजी का और जियोलिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। जिन लोगों ने उसके साथ यह किया अब उन्हें मरना होगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि यान और लैंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यान कहता है, भाई तुम कल से सेक्ट में जाने वाले हो, वहां जाने के बाद मुझे भूल नहीं जाना। लैंग कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है, भाई तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। लैंग कहता है, वो कुत्ते ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं किंग यू को पाना चाहता था, लेकिन अब मैं मेन सेक्ट में पहले जाऊंगा और वहां पर से वापस आने के बाद मैं उसे फिर से पालूंगा। इसके लिए मेरे को मैसेंजर यान मदद करने वाले थे, क्योंकि मैंने उन्हें जियोलिंग को पाने के लिए मदद की थी। यान कहता है, भाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, हम लोग कल सवेरे बातें करेंगे, क्योंकि आप तो कल दोपहर के बाद जाने वाले हैं। ठीक है ऐसे लैंग कहता है और वह रूम में जाके सो जाता है। सॉरी दोस्तों, उसका नाम अभी तक मैं यान बता रहा था, लेकिन उसका नाम यांग है। हम लोग अभी से उसे यांग कहेंगे। यांग रूम से बाहर निकलता है। लैंग रूम में हंसते हुए सो रहा था। तभी वहाँ पे जियोचे पहुंच जाता है और कहता है, यह तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुमने मेरे आंटी को परेशान किया और उन्हें तुम चाहते थे तुम्हारे मैसेंजर यान को देने के लिए तुम्हें जीने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। ऐसे कहते हुए लैंग उसे तलवार मार देता है। उसके अटैक के वजह से वह जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज की वजह से पेट्रिया शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, यह आवाज तो मेरे बेटे की है। उसे क्या हुआ? मुझे जाके उसे देखना पड़ेगा। और वह उसकी तरफ भागने लगते हैं। वहां पे आके वह देखते हैं तो क्या वह पूरी तरह से शॉक होते हैं, क्योंकि उनके सामने उसके बेटे की बुरी तरह से हालत होके पड़ा था। पेट्रिया चिल्लाते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? तभी एल्डर कहते हैं, तुम इतना चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को ज्यादा घाव नहीं लगा है, वह अभी भी जिंदा है, वह बच सकता है। पेट्रियाज कहते हैं, जल्दी जाओ और मेडिकल हाउस से इसके लिए कुछ पिल लेके आओ। तभी लैंग कहता है, पिताजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसके लिए कुछ कीजिए। पेट्रियाज कहते हैं, तुम बिल्कुल हिलो डुलो मत, एल्डर गए हैं तुम्हारे लिए पिल लाने के लिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें पेट्रियाज मेडिकल हाउस के सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर लोग कह रहे होते हैं, पेट्रियाज यह
यह आग बहुत ही बड़ी है, आप अंदर मत जाइए। इस आग की वजह से आधे से ज्यादा पिलोर पूरी तरह से जल गए हैं। तभी यह बात पैट्रियाज को सुनाई देती है और पैट्रियाज कहते हैं नहीं, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वह भागे मेडिकल हाउस की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते कहते हैं बेटा रुको, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए पिल लेके वापस आता हूँ। उनके जाने के बाद लैंग के रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लैंग यह देख के पूरी तरह से शॉक होता है और कहता है दरवाजा कैसे बंद हो गया अपने आप ही। तभी पीछे से आवाज आ जाती है, पागल, यह दरवाजा मैंने बंद किया। उस आवाज को सुन के लैंग कहता है कौन है यहाँ पे जो छुप के बैठा है, बाहर आ जाओ। तभी जियोचे बाहर आ जाता है और कहता है मैं हूँ, तुम्हारी मौत। उसकी यह बातें सुन के लैंग चिल्लाने लगता है कोई है, मुझे बचाओ। जियोचे कहता है अब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। लैंग कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं आगे से कोई भी इस तरह की गलती नहीं करूंगा। जियोचे कहता है जरूर, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार ऐसी गलती करने का चांस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए जियोचे उसके हाथ में अपनी तलवार या चाकू घुसा देता है। भाई तुम ज्यादा लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें उस लायक नहीं छोड़ा है कि तुम कुछ कर सको। बाद में फिर से अपनी चाकू निकाल के जियोचे उसके आंखों पे वार कर देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। अब आगे तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें वही केव दिखाई जाती है कि जहाँ पे सेट के लोगों को पनिशमेंट रूप में रखा जाता है। वहाँ पे फिफ्थ एल्डर और जियोलिंग होती है। जियोलिंग कहते हैं ग्रैंडपा बहुत टाइम हो गया, जियोचे अभी क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, और वह किस तरह से जिंदगी आगे बिताएगा। फिफ्थ एल्डर कहते हैं शायद वह ठीक होगा। तभी उन्हें कुछ पीछे से आया हुआ महसूस होता है और फिफ्थ एल्डर जोर से चिल्ला के कहता है कौन है वहाँ पे, बाहर आ जाओ। तभी जियोचे सामने आते हुए कहता है ग्रैंडपा मैं हूँ जियोचे। उसे देखते ही जियोचे भागते हुए जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है तुम कहाँ थे। तभी पीछे से ग्रैंडपा कहते हैं तुम यहाँ पे वापस कैसे आ गए, तुम्हें किसने रोका नहीं क्या। जियोचे कहता है मैंने यहाँ पर आने से पहले उनके लिए जो गिफ्ट दिया था वही वह देख रहे हैं अभी। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर और पैट्रियाज हाथ में पिल लेके भागते हुए आ रहे थे। भागते भागते वह रूम में पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर लैंग के ओर पड़ती है। लैंग की यह हालत देख के वह सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उनके साथ जो आदमी आए थे वह कहते हैं इसकी हालत तो बहुत ही खराब है, देखो तो किसी ने इसकी आंखें तक निकाल दी है। तभी एल्डर आगे बढ़ के लैंग को चेक करने लगते हैं और कहते हैं मैंने आज तक किसी की ऐसी हालत नहीं देखी, इसके तो चारों पार्ट गायब है और इसके साथ साथ में उसका पूरा चेहरा भी खराब कर दिया है। यह जिंदा तो है लेकिन वह आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। एल्डर की सब बातें सुन के पैट्रियाज को गुस्सा आ जाता है। उसी गुस्से में वह अपने हाथ की बोतल तोड़ते हुए अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं यह किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनकी वह पावर देख के सभी लोग डरने लगते हैं। तभी एक बंदे की नजर दीवार पे लिखे हुए मैसेज की तरफ जाते हैं और वह बंदा पैट्रियाज को कहता है पैट्रियाज रुकिए, यहाँ दीवार पे कुछ लिखा है। पैट्रियाज अपना गुस्सा थोड़ा कम करते हुए उस दीवार की तरफ देखते हैं। पैट्रियाज उस तरफ देखते हैं, दीवार पे लिखा था ए बूढ़े खुश तुम्हारे बेटे का चेक में लिया गया है, इसके लिए मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इन बातों को पढ़ने के बाद पैट्रियाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह दीवार पर एक जोरदार पंच मार देते हैं। उसके वजह से पूरी दीवार टूटने लगती है। पैट्रियाज कहते हैं जिस किसी ने भी यह हरकत की है मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि केव के अंदर जियोचे को आंटी ने पकड़ के रखा था। जियोचे कहता है आंटी आपने मुझे इतना मिस किया, मैं सिर्फ आधे दिन के लिए तो बाहर गया था और अब तक आपने मुझे 1 घंटा हो गया है पकड़ के रखा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई है अभी तक। जियोचे मन में सोचता है आंटी ने मुझे पकड़ा है यह तो ठीक है, लेकिन दादाजी कुछ गलत ना समझे। तभी जियोचे आंटी को दूर करते हुए कहता है बस मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा छोड़ दो। आंटी कहती है तुम्हें किसने कहा मुझे छोड़ने के लिए। तभी जियोचे कहता है तुम इधर उधर थोड़ा देखो तो पीछे ग्रैंडपा है। इतना सुनते ही आंटी जियो को जोरदार धक्का दे देती है और साइड में करते हुए कहती है ग्रैंडपा मैं सिर्फ उसका ख्याल रखती हूँ, आप कुछ गलत मत समझे। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुम लोग करते बैठ सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे नहीं होता हूँ। तभी आंटी जियोलिंग कहती है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ उसे फैमिली रिलेशन के साथ ही ट्रीट कर रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मुझे पता है बहुत पहले से ही, तुम लोग तुम्हारा चालू रख सकते हो क्योंकि तुम लोग एक ही ब्लड के नहीं हो। इतना सुनते ही जियोचे कहता है ग्रैंडपा मतलब कि फिफ्थ एल्डर आप बोल रहे हो कि मेरा ब्लड और आपका ब्लड एक नहीं है, तो मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। उसका वो सवाल सुन के ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हें बिल्कुल बताना नहीं चाहता था, लेकिन जबकि तुम्हें कबीले से निकाल दिया है तो मुझे लगता है तुम्हें पता होना जरूरी है कि तुम्हारे पुरानी जिंदगी के बारे में। तुम्हारा सरनेम यू है। इतना सुनते ही जियोचे सोचने लगता है मेरे पिछली जिंदगी में मेरे मास्टर ने मुझे यू नाम दिया था, यह बहुत ही अजीब है। तभी ग्रैंडपा मतलब कि फिफ्थ एल्डर कहते हैं मुझे जितना पता है उस हिसाब से मुझे सिर्फ तुम्हारे
सरनेम ही पता है। और एक बात, तुम्हारे माता पिता बहुत ही शक्तिशाली थे। मुझे जितना याद है उस हिसाब से मेरा लड़का जब एक युद्ध में था तब तुम्हारे पिताजी ने उन्हें बचाया था। वह दोनों बहुत समय तक इकट्ठा रहे। जब उनके रास्ते अलग हुए तब वह एक दूसरे को भाई मान रहे थे। कुछ दिनों के बाद वह वापस आए तब उनकी हालत बहुत ही खराब थी। मेरे लड़के ने उन्हें ठीक करना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम उस वजह से मुश्किल में पड़ सकते हो। तो मेरे बेटे ने कहा, आप ऐसा कीजिए, आपका लड़का मेरे को दे दीजिए, मैं उसका जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। उसके बाद तुम मेरे पोते बन गए। उसके बाद मेरा बेटा मेरे पास आ गया और वह तुम्हारे लिए मुझसे मदद मांगने लगा और कहता है, भले ही मेरा बेटा मर जाए लेकिन मैं मेरे भाई के लड़के को ऐसे मरने नहीं दूंगा, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। मेरे भाई के मरने के बाद उसके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है, सिर्फ यही उसका एक वारिस है। लेकिन उसने अपने दोस्ती को महत्व दिया तो मैं उसे बिल्कुल ना नहीं कर पाया। ग्रैंडपा की मतलब फिफ्थ एल्डर की यह बातें सुन के जियोचे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और मन में सोचने लगता है, वास्तव में यह बहुत ही मुश्किल फैसला था। उन्होंने अपने खुद के बेटे की तरह मुझे पाला। तभी फिफ्थ एल्डर गुस्से में कहते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन मेरे लड़के की आखिरी विश थी कि मैं तुम्हें ठीक ठाक रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं। उसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यह सारी बातें नहीं बताई थी। इतना सुनने के बाद जियोचे घुटने पे आ जाता है। तभी ग्रैंडपा उसे बोलते हैं, यह तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। जिस तरह से उस हत्यारे ने मेरे लड़के को मारा था, मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी अभी भी जिंदा हो गए। ग्रैंडपा की यह बातें सुन के जियोचे चौंक जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, क्या आपको लगता है मेरे माता पिता अभी भी जिंदा है? मेरे पिताजी अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि मेरे लड़के ने मरने से पहले कहा था कि वह सभी जियान तियान के डिवाइन ट्रेजर के पीछे पड़े थे। उनकी यह बातें सुन के जियोचे मन में सोचता है, अभी तक मैंने 2 जिंदगियां दी है, लेकिन इस तरह के ट्रेजर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे पूरी तरह से तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यह सब कुछ वही ताबू के वजह से हो रहा है और तुम भी यह चीज किसी को मत बताना। तभी जियोचे कहता है, ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगता है अभी तुम्हें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। ग्रैंडपा की बातें सुन के जियोलिंग कहती है, तुम अभी निकलोगे? तभी जियोचे कहता है, हाँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं 3 साल में वापस आ जाऊंगा और तुम्हें इस केव से आजाद करूंगा। भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। जियोचे की बातें सुन के जियोलिंग किंगयू के पास आती है और कहती है, तुम सिर्फ ठीक रहो, मैं इतना ही चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जियोचे उसके गले पड़ के कहता है, तुम इस तरह से रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वह हमेशा पूरा करता हूँ। जियोलिंग प्रॉमिस का नाम सुनते ही उसे पुरानी बात याद आ जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया मैंशन में किंगयू के रूम में मास्टर आती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? किंगयू कहती है, मास्टर, आपने जैसे मेरे को कहा था मैंने वह सब कर दिया है। मैंने अपने पिताजी और भाई को बताया है कि मैं कल जाने वाली हूँ। मास्टर कहते हैं, कल हम दोनों मिस्टिक वाइड फ्लाइट के थ्रू यहाँ पर से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी मिस्टिक पावर के साथ परिचित होना पड़ेगा। मास्टर की बातें सुन के किंगयू कहती है, यस मास्टर। मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम शांत रहना, बिल्कुल हिलना मत और अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना। जैसे ही वह किंगयू को हाथ लगाते हैं वह पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और अपना हाथ पीछे लेते हुए कहते हैं, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किंगयू उनकी इस तरह की हरकत देख के मास्टर से पूछने लगते हैं, मास्टर क्या हुआ? मास्टर चू यू ली कहती है, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया? आगे मास्टर ची यू ली बताने लगती है, इंसान के बॉडी में कुल मिला के 54 मिस्टिक मेरिडियन पॉइंट होते हैं। जिस बंदे के जितने पॉइंट ज्यादा खुलेंगे उस तरह किससे उसकी पावर कम ज्यादा रहेगी। किंगयू कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने अब तक 21 मेरिडियन पॉइंट खोले हैं। मास्टर यह बराबर है ना? मास्टर चू यू ली कहती है, नहीं, जब मैंने तुम्हें चेक किया तो मुझे पता चला कि तुमने तुम्हारे सभी मेरिडियन पॉइंट मतलब कि 54 पॉइंट ओपन किए, उस वजह से तुम मिस्टिक हेवनली मेरिडियन पे पहुंची हो। यह कैसे पॉसिबल है कि तुम इतने कम समय में इतने पॉइंट ओपन कर सकती हो? मुझे बताओ तुमने क्या किया उसके लिए। किंगयू सोचने लगती है कि यह सब कुछ जियोचे ने किया है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है। तभी मास्टर जी यू ची कहती है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुमने क्या किया था उसके लिए? किंगयू कहती है, मास्टर मैं एक डिवाइन फिजिशियन से मिली थी, उन्होंने ही यह सब कुछ किया। मेरा इलाज करने के बाद वह कहाँ गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। किंगयू मन में सोचती है, मुझे जियोचे के बारे में
अभी इनको बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, नहीं तो जीओचे के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। मास्टर, जी यूली कहती है, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह के मास्टर ज्यादातर एक जगह पे कभी भी नहीं रुकते हैं। चलो फिर हम लोग सवेरे मिलते हैं। किंग यू कहती है, हाँ मास्टर, गुड नाइट मास्टर। मास्टर के जाने के बाद किंग यू मन में सोचती है, जीओचे तुम कहाँ पे हो? तुम्हें लगता है तुमने मुझे जो इस तरह की मदद की है उसके बाद मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अब तुम कहाँ पे हो? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जीओचे सेक्ट से जाते हुए सोच रहा होता है, ग्रैंडपा मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सेक्ट में रहने नहीं देंगे। मैं 3 साल बाद जरूर वापस आऊंगा, उसके बाद हम लोग इकट्ठा रहेंगे। तभी सीन चेंज हो जाता है। एक वीरानी जगह पे एक घर के अंदर कुछ लोग खाना खाते बैठे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैसेंजर यान और बटलर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैसेंजर यान कहते हैं, हम लोग अभी कितने दूर और जाने का है हमारे सेक्ट में जाने के लिए? बटलर कहता है, हमें और कुछ ही टाइम लगेगा अपने सेक्ट में वापस जाने के लिए। तभी बटलर यान कहता है, इस जैसी घटिया जगह है हम लोग और नहीं रुकने वाले हैं। यहाँ की शराब तो इंसानों के पीने लायक भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर से तुरंत ही निकलेंगे। बटलर कहता है, मास्टर सिर्फ यही जगह है यहाँ पे शराब बेची जाती है, बाकी कहाँ पर ही शराब नहीं मिलती है। तभी कोई डोर पे जोरदार लात मार के खोल देता है। सभी 3-4 बंदे उस दरवाजे से अंदर आने लगते हैं। उन लोगों को देख के सभी लोग डरने लगते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम कहाँ पे हो? मुझे मेरा जार भर के दारू दे दो, जल्दी करो और मेरे लिए टेबल खाली करो। उनको देख के बंदे कहते हैं, यह लोग तो सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप के आदमी है। तभी दूसरा बंदा कहता है, चुप बैठो, नहीं तो तुम्हारी बातें सुन के वह लोग हमें ही मार देंगे। सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप का एक बंदा कहता है, बॉस वह देखिए, उस लड़के ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे लगता है वह शायद आमिर घराने का रहेगा। बॉस कहता है, मुझे भी लगता है, लेकिन रुको थोड़ा। उनकी बातें सुन के बटलर तीखी नजरों से उनकी ओर देखता है। उनकी बातें सुन के मैसेंजर यान को गुस्सा आता है और कहता है, कौन है कुत्ते वह जो भौंक रहे हैं? बटलर जाओ उन्हें बाहर लेके, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। आगे क्या होगा? बटलर और सिल्वर ग्रुप के बीच में झगड़ा होगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।